डियर स्टूडेंट्स, दिस इज गोहर ज़ेब शाह। सर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा F8 एग्ज़ाम को पास करने के लिए। F8 विच इज़ बेसिकली ACCA's ऑडिट एंड एश्योरेंस एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने के लिए हमेशा से हेल्प करेंगे। नॉट जस्ट फॉर एनी सिंगल अटैम्प्ट, लेकिन हर एक एग्ज़ाम अटैम्प्ट के अंदर अगर ये टिप्स आप अपने जहन में रखें तो इट इज़ वेरी ईजी टू पास F8 एग्ज़ाम। सर, इससे पहले कि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता चलूं F8 के एग्जाम के बारे में। सर, एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आपका F8 का सिलेबस दो मेजर एरियाज के अंदर डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका थ्योरेटिकल एरिया और दूसरा होता है आपके पास टेक्निकल एरिया। सर, इसी तरीके से जो आपका एग्जाम है इटसेल्फ वो भी डिवाइडेड होता है बिटवीन टू डिफरेंट एरियाज। आपके एग्जाम में होता है एक सेक्शन ए और एक होता है आपके पास सेक्शन बी F8 के अंदर। सर, सेक्शन ए के अंदर आपके पास स्टोरीज आती हैं, एक सिनेरियो गिवन होगा, 3, 4, 5 पैराग्राफ्स का एक सिनेरियो गिवन होगा। सर, इस सिनेरियो से लिंक्ड आपके पास 5 डिफरेंट एमसीक्यूज होंगे और हर एमसीक्यू का एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन के नीचे एग्जामिनर ने 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, आपने इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। यही हो गया आपके पास इन टोटल हर एक सिनेरियो से लिंक 5 एमसीक्यूज इस तरह के आपके पास आएंगे और हर एमसीक्यूज के आपके पास होते हैं 2 मार्क्स। तो इन टोटल एक सिनेरियो या स्टोरी से लिंक जो आपके पास होते हैं वो होते हैं 10 मार्क्स और इस तरह के आपके पास आते हैं इन टोटल सेक्शन ए के अंदर 3 सिनेरियोज। सर, दूसरी तरफ आपके पास आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी आप लोग सब जानते हैं कैसा होता है। सेक्शन बी इज लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसको हम लोग ACCA के लैंग्वेज में कहते हैं CRQs। लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, डिफरेंट मार्किंग के होते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 ऑडिट एंड एश्योरेंस में 30 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन 2 20 मार्क्स का होता है एंड क्वेश्चन 3 20 मार्क्स का होता है। सर, ये वो स्पेसिफिक एरिया होता है जहां पे आपके पास एग्जामिनर कहते हैं कि मैं आपको स्टोरी दूंगा और स्टोरी से लिंक्ड आपके पास पार्ट्स होंगे। जैसे 30 मार्क्स डिवाइडेड बिटवीन पार्ट A, B, C, D, 5 मार्क्स फॉर पार्ट A, 15 मार्क्स फॉर पार्ट B, 5 मार्क्स फॉर पार्ट C, 5 मार्क्स फॉर पार्ट D। डिपेंडेंट अपॉन कैसा क्वेश्चन पूछता है वो इस तरह से कुछ इस तरीके से एग्जामिनर इसको डिवाइड करेगा डिफरेंट मार्क्स को और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास मार्किंग होगी और आप सिनेरियो को पढ़ते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। जैसे ऑडिट रिस्क है, आपके पास 10 to 16 मार्क्स का आपके पास ऑडिट रिस्क का एग्जाम आ सकता है, ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन आ सकता है। आप उसको सिनेरियो पढ़ेंगे, रिस्क एरियाज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स देंगे। अगर मैं ओवरऑल कोर्स को डिवाइड करूं तो वो मैं कुछ इस तरीके से हमेशा करता हूं कि आपके पास कोर्स में होता है एक टेक्निकल एरिया और दूसरी जगह पे आपके पास होता है थ्योरेटिकल एरिया। सर, टेक्निकल वो होता है जो कि सिनेरियो से लिंक्ड क्वेश्चंस आते हैं। आप सिनेरियो को पढ़े बगैर, स्टोरी को पढ़े बगैर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सेम इज द केस विद एमसीक्यूज। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए भी कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए ये पता लगाने के लिए भी आपको पहले स्टोरी पढ़नी पड़ती है। यानी एक होता है टेक्निकल पोर्शन विद इन द एग्जाम और एक होता है थ्योरेटिकल पोर्शन। टेक्निकल हो गया लिंक्ड विद द सिनेरियो, थ्योरेटिकल हो गया आपके पास वो पोर्शन जिसमें आपको सिनेरियो स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको एग्जामिनर बोलेगा एक्सप्लेन मटीरियलिटी, आपने सिंपल जो चीजें याद की होंगी, डेफिनेशन मटीरियलिटी की याद की होगी, वो उठा के आप लिख देंगे। सर, ओवरऑल अगर एग्जाम की बात की जाए तो 80% जो आपका एग्जाम है वो होता है टेक्निकल पोर्शन लिंक्ड विद द सिनेरियो एंड 20% जो आपका एग्जाम होता है वो होता है थ्योरेटिकल पोर्शन। इसको सॉल्व करने के लिए आपको स्टोरी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, लिखना शुरू कर दिया अपने आंसर को, दैट्स इट। सर, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा और इस चीज को बड़े जरा गौर से समझिएगा जो मैं बात आपको बताने लगा हूं अभी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास दो एरियाज होते हैं। सर, 90% एक, अगर मैं ऑडिट एंड एश्योरेंस के पास रेट की बात करूंगा, इसका पास रेट कितना है तो आपके जहन में कितना होगा इसका पास रेट? जाहिर सी बात है, आप में से कुछ लोग शायद F8 एग्जाम को पहले फेल भी कर चुके हों, कुछ नए अटेम्प्टर्स हों, तभी वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन देखें, F8 का जो पास रेट है ना वो ऑन एन एवरेज 45% पास रेट है इसका। यानी हर 100 बच्चों में से ऑन एन एवरेज सिर्फ 45 बच्चे पास करते हैं। और आपको पता है 45 में से भी, इस 45 में से भी 90% बच्चे 60 to 70% पेपर इतने मार्क्स लेकर आते हैं। 100 में से 60 to 70 के दरमियान में उनके मार्क्स आ रहे होते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है पास करना। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज है जो कि अगर आप समझ जाएं तो आप अपनी एवरेज को 60-70 से उठा के बड़े इजीली 80 पे लेके जा सकते हैं। वो चीज क्या है? सर,
3 महीने एक आपका बैच चलता है, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ आप एनरोल कराएं या मेरे साथ कराएं, किसी और इंस्टीट्यूट के साथ कराएं, विजडम स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी के साथ कराएं, जिसके साथ भी आप पढ़ने के लिए जाएंगे, आपका जो बैच होता है ऑन एन एवरेज 3 मंथ्स का चल रहा होता है। इन 3 महीनों के अंदर बच्चा जिस चीज पे फोकस करता है, आप सब जिस चीज पे फोकस करते हो, वो एक चीज होती है, सेक्शन बी। हर एक ट्यूटर इंक्लूडिंग मी एज वेल, हम लोग क्या करते हैं, वी डायरेक्टली गिव यू द लेक्चर्स, हम लोग आपको पढ़ाना शुरू करते हैं, लेक्चर्स प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड होते हैं, आपको सब कुछ समझ आ रहा होता है, और हम साथ साथ आपको प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। यानी कि ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, 2.5 मंथ्स आप अपने जहन में रखो, आप लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चले जाते हो। रिस्क के लेक्चर्स ले लिए, रिस्क पढ़ लिया, अब रिस्क के क्वेश्चंस कर रहे हो, लॉन्ग क्वेश्चंस। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लेक्चर्स ले लिए, समझ लिया, अब उसके क्वेश्चंस कर रहे हो। एथिक्स के लेक्चर्स ले लिया, अब उसके क्वेश्चंस कर रहे हो। सब कुछ ठीक तरीके से सॉल्व हो रहा है और होना भी चाहिए। मुझे अब आप एक बात बताएं सर, सेक्शन बी आपका होता है इटसेल्फ 70 मार्क्स के लिए। अब सेक्शन बी 70 मार्क्स भी आप फर्दर ब्रेक डाउन करें इसको एग्जामिनर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली 55 एंड 15 के अंदर। इसकी रीजन क्या है सर? इसकी रीजन ये है कि देखें, सेक्शन बी के अंदर भी आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने हैं जो कि सिनेरियो से लिंक नहीं होंगे, आप उनको सिर्फ याद करेंगे और आंसर लिखेंगे। 55 मार्क्स का पोर्शन आपके पास वो आएगा जो कि सिनेरियो से लिंक्ड होगा, जिसके लिए आप 2.5 महीने मेहनत करते हो। अब सर, इन 55 मार्क्स के अंदर कौन कौन से पोर्शंस होते हैं जो कि टेक्निकल होते हैं आपके पास? इन 55 मार्क्स के अंदर आपके पास होता है ऑडिट रिस्क, जो कि आप बहुत कोशिश करके प्रिपेयर करते हो, एथिक्स, सीसीजी, क्वालिटी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, इंटरनल कंट्रोल्स, कंप्लीशन एंड रिव्यू, और साथ ही साथ रिपोर्ट यानी कि ऑडिट रिपोर्ट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एरियाज हैं जो कि आपके 55 मार्क्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब मुझे आप एक बात खुद जरा सोच के बताएं सर, एक एवरेज बच्चा जो कि एग्जाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाता है, वो 55 में से कितने मार्क्स ले सकता है? क्योंकि आपने 2.5 महीना जिन चीजों पे मेहनत की होती है वो यही चीजें होती हैं। यानी आपने लॉन्ग क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी आपने थ्योरेटिकल एरिया को बच्चा भूल जाता है, क्योंकि वो ये समझ रहा होता है कि मैं इसको कर लूंगा, आखिर में चीजें याद कर लूंगा, और वो इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है। जबकि इसका लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ कितने मार्किंग है? 55 टू मैक्सिमम 60 मार्क्स, इससे ऊपर नहीं। हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो पर चलेंगे, 55 मार्क्स का पेपर के अंदर आएगा। ये सब कुछ मिला के ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन आ जाएगा, सीसीजी का आ जाएगा, एथिक्स का आ जाएगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, इंटरनल कंट्रोल्स, क्वालिटी मैनेजमेंट, रिव्यू कंप्लीशन एंड ऑडिट रिपोर्ट, मिला के आपके पास टोटल 55 मार्क्स का ये आया। सर, अब आप ये अज्यूम करें कि अगर आप मुझे ये कह दें कि सर मैं 55 में से 50 मार्क्स ले लूंगा, यानी इसी पोर्शन में जिसके लिए मैंने 2.5 मंथ्स लगाए, 3 महीनों के टाइम के अंदर से 2.5 महीने इस पे लगा चुका हूं मैं, 2.5 मंथ्स इस पे लगा चुका हूं इसको प्रिपेयर करने पे। आप खुद मुझे एक बात बताएं, क्या आप 55 में से 50 मार्क्स ले सकते हैं प्रिपेयर करने के लिए? हरगिज नहीं। एक एवरेज बच्चा 55 में से ऑलमोस्ट 35 मार्क्स लेकर आता है। वो जो बच्चा 50s की लाइन में पास करता है, वो 35 मार्क्स इस 55 में से लेकर आता है। आपको पासिंग के लिए कितने चाहिए? 50 मार्क्स। अभी भी कितने पड़े हैं पीछे आपके पास? अभी भी आपके पास पड़े हुए हैं कितने? ऑलमोस्ट 15 मार्क्स पीछे पड़े हैं पेपर पास करने के लिए। अब वो बच्चा ये ज्यूम करना शुरू कर देता है, ये जो थियोरेटिकल पोर्शन था इसके अंदर 15 में से 15 ले लूंगा, क्योंकि यहां पे किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होती, ये बहुत आसान एरिया होता है एग्जाम का। हरगिज ऐसा नहीं है सर। आपके थ्योरेटिकल एरिया के अंदर एग्जामिनर जरूर ऐसा 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इसके अंदर से 5 मार्क्स का पेपर ऐसा आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा जिसको ना आपने अपने ऑडिट की प्रिपरेशन में कभी सुना होगा, ना कभी देखा होगा। वो एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि आपके सर के ऊपर से उड़ता हुआ गुजर जाएगा और आपको कुछ नहीं समझ आएगा। जब तक आपको वो समझ आएगा तो एग्जाम का आखिर आ चुका होगा, 3 घंटे पूरे होने लगे होंगे। आप जितना लिख सकोगे उसमें मैक्सिमम आप 2 मार्क्स ले लोगे। पीछे आपके पास वो थ्योरेटिकल एरिया बचेगा जो कि आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, जैसे मटीरियलिटी की डेफिनेशन, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की डेफिनेशन, कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, व्हाट आर द वेज टू रिकॉर्ड इंटरनल कंट्रोल, मल्टीपल डिफरेंट एरियाज विद इन थ्योरी एज वेल, जो कि मैं अपने सिलेबस के अंदर बार बार बता रहा हूं कि क्या चीजें आपने याद करनी है। वो मैक्सिमम आएगा आपके पास 10 मार्क्स का। अब उसमें से भी 10 में से 10 तो आप लेने से रहे सर, उसमें से भी चलें बेर मैक्सिमम भी अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें तो आप 8 मार्क्स ले लेंगे। यहां थ्योरेटिकल एरिया 15 में से भी आपके टोटल बने 10 मार्क्स, 8 + 2 = 10। अब आप ये देखें, पहले आपने 35 मार्क्स लिए, थ्योरेटिकल एरिया में से 10 आप डालें, आपके पास टोटल बनते हैं 45 मार्क्स। एक एवरेज बच्चा
70 के अंदर से 45 मार्क्स लेकर आता है। वो बच्चा जो कि मैक्सिमम 65 की मार्किंग तक पास करता है एग्जाम को, उसकी ये मार्किंग होती है। लॉन्ग क्वेश्चन 70 मार्क्स के अंदर से, इससे ऊपर जाना बहुत मुश्किल काम है। उसकी रीजन ही यही है कि यहां पे 100% परफेक्ट आंसर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप लिख सकेंगे एग्जाम के अंदर। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन 70 में से 45 या 48 या इवन 50 ले लेना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि इम्पॉसिबल होता है। 45 इज द एवरेज जो कि यहां पे बच्चा ले रहा होता है मार्किंग। सर अब अगली बात आती है, आपको पेपर में पास कराने वाली चीज होती है एमसीक्यूज। सर आपको पता है 2.5 महीना आपने 70 मार्क्स के ऊपर लगाया। जब एक बच्चा 2.5 महीने के बाद एमसीक्यूज पे पहुंचता है तो वो ये देखता है कि मेरे तो एमसीक्यूज सारे गलत होते जा रहे हैं, मैं जो एमसीक्यूज सॉल्व करता हूं वो गलत है, जो एमसीक्यूज सॉल्व करता हूं वो गलत है। उसकी रीजन क्या होती है? सर उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि सेक्शन बी के अंदर आपके पास एक मार्जिन होता है एरर का। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क्स के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पूछे गए और एग्जामिनर ने कहा मेक सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टू वेरीफाई रेवेन्यू, एंड रेवेन्यू के लिए भी आप स्पेसिफिक कंप्लीटनेस वेरीफाई करने के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बनाओ। अब वहां पे आपको 5 सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बनाने की जरूरत है, तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अब उस केस के अंदर लेट सपोज 1, 2 या 3 भी आप करेक्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बना दो, बाकी 2 आपके गलत हो, तो फिर भी आपको कितने 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। आप उस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में से 3 लेके उस क्वेश्चन को पास कर जाओगे, ठीक है। लेकिन एमसीक्यूज के अंदर फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि भाई ये आपको स्टोरी गिवन है, इसमें कंपनी ने रेवेन्यू रिकॉर्ड की है, मुझे इस $100 मिलियन के रेवेन्यू की कंप्लीटनेस वेरीफाई करनी है। एमसीक्यूज आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जामिनर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स जो कि मैंने ये लिखे हैं ये रेवेन्यू की कंप्लीटनेस को वेरीफाई करेंगे। अब यहां पे मार्जिन नहीं है आपके पास, यहां पे आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ एग्जैक्ट वही प्रोसीजर बताना है अपने आंसर में जो कि रेवेन्यू की कंप्लीटनेस को वेरीफाई करे। और अक्सर बच्चे कुछ और लगा देते हैं यहां पे और ये कहते हैं कि यार मुझे तो सिलेबस आता ही नहीं है, हालांकि उनको सिलेबस आता होता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि एमसीक्यूज F8 के सॉल्व करने के लिए आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाला सिलेबस के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, तब आपके एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व होना शुरू होते हैं। अब इनको करने का तरीका क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पेपर के अंदर होती है एमसीक्यूज। सर उसकी रीजन क्या है? 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है, अगर आप 30 में से चले ना करके भी 20 to 25 मार्क्स ले लें, सर आप एग्जाम के अंदर पास हो जाते हैं गारंटीड, क्योंकि फिर 70 में से 25 मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने सिर्फ ऑडिट रिस्क प्रिपेयर किया हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आते हो, सीसीजी आता हो, एथिक्स आता हो, ये 5 एरियाज आपको सिर्फ आते हैं। आपने क्वालिटी पढ़ी नहीं, आपने इंटरनल कंट्रोल्स को हाथ नहीं लगाया, आपने किसी और चीज को हाथ नहीं लगाया, ऑडिट रिपोर्ट भी आपको नहीं बनानी आती, उसके बारे में भी नहीं पता, लेकिन एमसीक्यूज में आपके 25 मार्क्स आ जाएं, तो बाकी अगर इन 5 एरियाज को आप प्रिपेयर कर लेते हैं ना, आपका एग्जाम पास हो जाता है। उसकी रीजन ये होती है कि 70 में से 25 मार्क्स लेना इज नॉट अ बिग इशू, वो बच्चा कर लेता है, वो खुद से भी लिख के कुछ ना कुछ कर लेते हैं। सबसे बड़ा मसला बनता है उसका एमसीक्यूज का। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि जो बच्चे अपने एग्जाम को 49, 45 इन मार्किंग के ऊपर फेल करके आ रहे होते हैं, उनके सबसे बुरे मार्क्स पेपर के अंदर आते हैं एमसीक्यूज में। अगर आप में से किसी की पास्ट हिस्ट्री रही है कि उसने 45, 48 पे अपने एग्जाम को फेल किए, तो अपने एग्जामिनर की जो रिपोर्ट है या जो एग्जामिनर का फीडबैक आता है आपके एग्जाम के बारे में, उसको जरा एक दफा खोल के देखना कि आपके सेक्शन ए एमसीक्यूज के अंदर कितने मार्क्स आए हैं। मोर स्पेसिफिकली एप्लीकेशन ऑफ योर स्टैंडर्ड, एप्लीकेशन ऑफ योर सिलेबस एरिया, एग्जामिनर 2 बताता है, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के केस में आपके कितने मार्क्स आए, वो आपको मोर स्पेसिफिक आंसर मिलेगा कि आपके एमसीक्यूज में कितने मार्क्स आए होंगे। सर मेजरली जो बच्चे 45 से लेकर 50 के दरमियान में अपने एग्जाम को फेल करके आ रहे होते हैं, उनकी सबसे बड़ी रीजन होती है एमसीक्यूज। उन्होंने एमसीक्यूज पे ग्रिप नहीं रखी होती। एमसीक्यूज पे ग्रिप रखने का तरीका क्या है? अगर आप ये सोचते हैं 100% सिलेबस एरिया में कवर अप करूंगा, उसके बाद जब एमसीक्यूज पे आना शुरू करूंगा तो मेरे एमसीक्यूज सॉल्व होते जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। एमसीक्यूज इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एरियाज विद इन F8। इनको प्रिपेयर करने का सिर्फ एक हैक है, और अगर इस हैक को आप फॉलो कर लेना, इस हैक को यूज कर लें, तो आपका एग्जाम पक्का पास हो जाएगा। उसका तरीका क्या है? सर आपको चाहिए कि आप अपने एग्जाम से एटलीस्ट 3 वीक्स पहले एक स्पेसिफिक वीक निकालें, और इस वीक के अंदर आपने एमसीक्यूज करने हैं। सबसे पहले आप एमसीक्यूज करें कैप्लन किट के, 100% एमसीक्यूज करें। अब जाहिर सी बात है कि जब आप ये एमसीक्यूज करेंगे,
आपके हर 5 एमसीक्यूज में से सिर्फ 2 या मैक्सिमम 1 ठीक होंगे। शुरू के कुछ एमसीक्यूज के अंदर आपको यही सब कुछ होता नजर आएगा कि हर एक सिनेरियो के साथ लिंक जो 5 एमसीक्यूज है उसमें से 3 से 4 मेरे गलत होते जा रहे हैं, लेकिन उनको छोड़िएगा मत। उनको एक दफा जरूर उनका आंसर जाके देखना और सिलेबस के साथ कंपेयर करना कि इसका ये आंसर बन कैसे सकता है और मैं क्या गलती कर रहा था। पहले वाले एमसीक्यूज में आप पहले वाले स्टोरी के साथ जो लिंक्ड एमटीक्यूज एमसीक्यूज हैं, जिसको ओवरऑल हम लोग बोलते हैं एमटीक्यू, आप उसमें आइडेंटिफिकेशन करेंगे अपनी गलतियों की, थोड़ा बेहतर हो जाएंगे। सेकंड वाले में फिर से आइडेंटिफिकेशन करेंगे, तीसरे चौथे पांचवें छठे में जब आप जाएंगे जाके पहुंचेंगे तो आप देखेंगे जहां पे आपके पहले 1-2 एमसीक्यूज करेक्ट होते थे, अब आपके 3-4 एमसीक्यूज करेक्ट होते जा रहे हैं। जब आप 100% कैप्लन कंप्लीट कर लेंगे तो ऑन एन एवरेज 3 to 4 एमसीक्यूज आप हर एक एमटीक्यू के अंदर, हर एक स्टोरी के साथ लिंक्ड 5 जो एमसीक्यूज हैं उसमें आपके 3 to 4 एमसीक्यूज करेक्ट होते चले जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ यहां पे आपने रुकना नहीं है। इसके बाद आपने उसी वीक के अंदर ACCA स्टडी हब पे जो मटेरियल अवेलेबल है, ACCA स्टडी हब के ऊपर जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, आपके एमसीक्यूज अवेलेबल है, आपने उनको सॉल्व कर लेना है। सर ये जब आप सॉल्व करेंगे और यहां पे गलतियां आपसे होंगी और उनको जब आप रिव्यू करेंगे और अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, आप यकीन करें आपकी एवरेज अगर एमसीक्यूज में 15 की थी पहले, आउट ऑफ 30 आपने 15 मार्क्स लेने थे, अब आप 25 पे स्टैंड करेंगे। और अगर आप बिल्कुल अंडरस्टैंड करके ग्रिप ले गए तो आपके 25 प्लस मार्क्स आएंगे एमसीक्यूज वाले पोर्शन के अंदर और आपका एग्जाम पास है। मजे की बात यह, जिन बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छी ग्रिप होती है एमसीक्यूज के ऊपर, वो 70 में से मोर देन 50, 55 या फिर 60 मार्क्स तक लेकर आते हैं एग्जाम में। उसकी रीजन ये है कि मैंने अभी आपको बताया था, एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको अपने सिलेबस के ऊपर, F8 के सिलेबस पे एक बहुत पक्की ग्रिप चाहिए होती है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हर एक चीज का जवाब आपको आना चाहिए। जब आपको पिन पॉइंट, जब आप एमसीक्यूज को प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लेते हैं इस 1 वीक के अंदर, तो आपकी सिलेबस पे ग्रिप और अच्छी हो जाती है, आपको सिलेबस एरिया और अच्छा आना शुरू हो जाते हैं। सर वो वाला सब्सटेंटिव प्रोसीजर जहां पे आप पहले 3 करेक्ट करते थे, अब उसके अंदर आप 4 करेक्ट कर देंगे, सिर्फ 1 मार्क्स लूज करेंगे क्योंकि आपकी ग्रिप अच्छी हो गई एमसीक्यूज की वजह से। तो मेरी आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप है वो यही है कि जरूर आप इस एरिया पे टाइम लगाएं, 55 मार्क्स के ऊपर टेक्निकल पोर्शन पे टाइम लगाएं, जरूर आप 15 मार्क्स का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उस पे आप टाइम लगाएं, लेकिन आपकी सबसे ज्यादा अच्छी ग्रिप होनी चाहिए सेक्शन ए एमसीक्यूज की तरफ। जिन बच्चों का एमसीक्यूज अच्छा होंगे, जिन बच्चों के एमसीक्यूज में से 30 में से 20 प्लस 25 प्लस मार्क्स आएंगे, उनका एग्जाम 100% पास्ड होगा। यही मेरी आपको सबसे इंपॉर्टेंट टिप है फॉर योर F8 एग्जाम ऑफ ACCA। प्रिपेयर अप्रोप्रिएटली for the MCQs that are covered within section A. And how do you prepare for them? आपने करने हैं Kaplan के 100% 3 weeks before your exam date, और ये करने के बाद आपने करने हैं ACCA स्टडी हब पे जो आपके पास अवेलेबल MCQs आपने वो करने हैं। That is it. अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो ज़रूर you can message me upon WhatsApp and ask me and I'll respond to you. Thank you guys so much. Take care. Allah Hafiz and bye bye.